ठीक है, हमारा आज का टॉपिक है हाई फ्रीक्वेंसी करंट। ये सारा मैं इसका बेसिक आप लोग को बता ही चुका था कि जो हाई फ्रीक्वेंसी करंट है उसको हम एज अ थेरेप्यूटिकली पेन और मसल कॉन्ट्रेक्शन में यूज नहीं करते, क्योंकि ये बहुत डीप जाता है, एट अ लेवल ऑफ मसल्स तक, प्रॉपर मसल्स तक, टिश्यू तक जा सकता है। ठीक है ना। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 10⁻⁷ से लेके 10⁻8 हर्ट्ज तक होती है। कितनी? 10⁻⁷ से लेके 10⁻8 हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है। इसकी जो लेंथ है, अभी तक हम लेंथ जो पढ़ के आ रहे थे वो आप कितनी पढ़ के आ रहे थे? सेंटीमीटर्स में। इसकी लेंथ होती है 30 to 3 मीटर। सोच सकते हैं, 30 to 3 मीटर तक इसकी लेंथ होती है। और जो कॉमन यूज करी जाती है, जो कॉमन आपको याद रखनी है, पर्टिकुलर आपको दो चीजें, ये तो दो याद रखनी है कि 10⁻ले से लेकर 10⁸ हर्ट्ज तक होती है इसकी फ्रीक्वेंसी, और जो लेंथ होती है वो 30 से लेकर 3 मीटर तक होती है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन यूज करने वाली फ्रीक्वेंसी और लेंथ है वो आपको याद करनी है, वो होती है 27.12 मेगा हर्ट्ज। 27.12 मेगा हर्ट्ज। और जो इसके लिए लेंथ यूज करी जाती है वो है 11 मीटर। ये आपको याद करनी आइडियली होती है। ठीक है, ये आपको, इस पर आपको आपकी बॉडी आपको मैक्सिमम रिजल्ट देती है, इसलिए ये आइडियली। ठीक है, जैसे हमने डिफरेंट, अगर आपको कल याद हो तो मैंने आईएफटी में आपको बताया था कि जो 4000 हर्ट्ज क्यों ले रहे थे, क्योंकि उसके लिए आपकी बॉडी क्या कर रही थी? मिनिमम इम्पीडेंस दिखा रही थी, इसलिए हम उसे ले रहे थे। इसी तरीके से इस पर आपकी बॉडी है जो वो क्या, मिनिमम इम्पीडेंस दिखाती है, तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलता है। यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो डीप तक जाकर और प्रॉपर एरिया में स्प्रेड हो जाती है और आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिलता है। इसको हमने देखो डायथर्मी में ना, देखो यहाँ पर 3 डायथर्मी है। हाई फ्रिक्वेंसी करंट के अंदर सिर्फ हमें उसी की एक मॉडलिटी पढ़नी है, वो है शॉर्ट वेव डायथर्मी। ठीक है, डायथर्मी क्या है? डायथर्मी कौन से वर्ड से बना है? इसका मतलब ही होता है हीटिंग। डायथर्मी का नाम ही होता है हीटिंग, इसका एक ही काम है कि आपको हीट देना है। अब हमारे माइंड में बहुत बड़ी कंफ्यूजन आती है कि यार हमको जब हीट ही देना है तो 10,000 चीजें थी, हम काय को इतनी बड़ी एसडब्ल्यूडी बनाने लग गए। तो वही चीज जो मैंने कल आपको समझाई थी कि एसडब्ल्यूडी नहीं है, पेशेंट भी रहता है बहुत कंफ्यूज, पेशेंट भी पूछता है, आप भी कंफ्यूज होते हो कि अगर इसको मेरे को हीट ही देनी है तो मैं तो कितने सारे हैं, एससीपी है, अब इतनी सारी बॉटल्स आती हैं, क्या क्या नहीं होता। क्यों एसडब्ल्यूडी लगानी है? एसडब्ल्यूडी इसलिए लगानी है क्योंकि जितनी भी हीट है वो सब सुपरफिशियल लेवल पर होती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम टिश्यू लेवल तक टच कर पाती है। लेकिन जहां पर आपको डीप लेवल चाहिए, आपको पता, मैं आपको बोलूं, सिंपल सी बोलूं, मैं बोलूंगा आप किसी को थाइस में पेन है, थाइस छोड़ो, मैं बोलूं चलो सिंपल बैक में पेन है, आपको पता है वहां पर फैट है, फिर कितनी सारी मसल्स का लगी टिश्यूज हैं, फिर कितनी मसल्स है, तो वहां तक हीट कैसे पहुंचेगी? क्योंकि आपको पता है क्रोनिक, अगर कोई चीज क्रोनिक हो गई है, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर ये चीज याद रखना, अगर पेशेंट को एक्यूट कंडीशन में, तो एसडब्ल्यूडी प्रेफर मत करा करो, एसडब्ल्यूडी प्रेफर मत करा करो। लोग कर देते हैं, वो उनका अपना है, लेकिन मुझे लगता है कि एसडब्ल्यूडी प्रेफर करने की जरूरत नहीं होती कि अगर उसको एक्यूट कंडीशन का पेन है, वहां पर आप एससीपी ही करो। क्योंकि पेन की ये प्रॉपर्टी, उनमें लोग 100% नहीं होता, लेकिन पेन की ये प्रॉपर्टी रहती है कि जितना ज्यादा वो क्रोनिसिटी में जाती है ना, उतना ज्यादा वो डीप जाती जाती है, उतनी ही अंदर की चीजों को इन्वॉल्व करती है। तो आपको पता है कि उसको लंबा खासा पेन है, लंबा, उसने अच्छे से समय से चलते आ रहा है, 2-3 महीने हो गए हैं, तो फिर आप एसडब्ल्यूडी के यूज पे जाओ, डायरेक्ट मत जाओ। क्योंकि एसडब्ल्यूडी के जितने एडवांटेज नहीं है उससे 10,000 गुना ज्यादा इसके डिसएडवांटेज है, लेकिन इनकी हम बात नहीं करते। मैं बता सकता हूँ आपको ना, नॉर्मल 5 ऐसे डिसएडवांटेज बताता हूँ जहां आप खुद बोलोगे यार कि रहने दो, मैं दूंगा, मैं पेशेंट को दूंगा ही नहीं। मेरे माइंड में भी 90% में एसडब्ल्यूडी को अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले कॉमन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ये डीप जाती है तो क्या करती है, पर्टिकुलर जो हमारा ब्लड है उस ब्लड को हीट अप कर देती है। ये आपको सुपरफिशियल लेवल पर समझ नहीं आता, सुपरफिशियल पे आपको उसको इतना गरम गरम फील नहीं हो रहा, लेकिन वो फ्रिक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से डीप हीट करती है। और ये क्या हमारे ब्लड को करती है गर्म, और ब्लड गर्म होने की वजह से, सिंपल सी चीज है, तो उससे उसका बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर। अब कोई भी पेशेंट आपके पास आया जिसको पहले से थी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, क्या थी? ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम, आपने और इंक्रीज करके उसको मार दिया, पहली चीज। दूसरी चीज, पेशेंट था हार्ट का पेशेंट था,
मालूम है आपने और एकदम इंक्रीज करती और आपने एसडब्ल्यूडी 15 मिनट 20 मिनट लगा के रखी, पता चला हार्ट अटैक ही आ गया। तीसरी चीज, पेशेंट ओल्ड एज था, आपने ज्यादा देके क्या कर दिया, पेशेंट को स्ट्रोक करा दिया, ब्रेन हेमरेज करा दिया। चौथी चीज, आपने क्या करा, आपने ब्लड को हीट करके, उस पेशेंट को क्या था, कैंसर था, ब्लड कैंसर, पर्टिकुलर उसको ब्लड कैंसर क्या था, एट अ स्टेट ऑफ बिनाइन था, बिनाइन कंडीशन में कैंसर पड़ा हुआ था, लेकिन आपने ब्लड को हीट करके उन बिनाइन कैंसर सेल्स को तोड़ के पूरे बॉडी में ट्रेवल करा दिया और आपने उस कैंसर को बना दिया मैलिग्नेंट। मतलब वो ठीक कराने तो सिर्फ आपके पास एक पेन आया था, लेकिन आपने 10,000 बीमारी उसको देके पहुंचा दी, अगर आपने सही जगह उसको प्रॉपर प्लेस नहीं करा। ये तो पहली चीज। दूसरी चीज, प्लेसमेंट में थोड़ी सी गड़बड़। हम क्या करते हैं, कुछ मैंने खुद देखे हैं, उनने की बहुत छोटी सी जगह है, जैसे क्या हुआ, काफ मसल, काफ मसल में लेके पैड्स उसके इतने बड़े बड़े होते हैं, लेकिन हम इतना दिमाग लगाते हैं कि हम उसको पैड्स को तोड़ मरोड़ के कैसे भी फ्लेक्सिबल करके उसको काफ मसल में एक बार लगाने चल देते हैं। मुझे प्रॉब्लम नहीं है जो लगाते हैं, मैं अपना बता रहा हूं कि मुझे क्या समझ आता है कि अगर आपने काफ मसल पे लगाया, कुछ लोग जो आपसे देखो, जो पेशेंट 3 टाइप के होते हैं, एक होते हैं एंडोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक यानी पतले, एक होते हैं मीजोमॉर्फिक, वो होते हैं बीच के, और एक होते हैं एक्टोमॉर्फिक यानी मोटापे वाले। अब कोई पेशेंट है जिसकी कम, बिल्कुल उसके अंदर फैट है ही नहीं है, अब उसको काफ में पेन हो रहा है, आप लगा दो, और उसको पेन हो रहा है 2-3 महीने से, आपने एसडब्ल्यूडी लगाई, आपको पता है वो जाती है हैवी डीप तक। अब क्या आपने क्या करा, एक आपने आगे लगा दिया काफ पे, एक आपने लगा दिया, वो एक आपने पोस्टीरियर लगा दिया काफ पे, एक आपने आगे लगा दिया टिबियस एंटीरियर पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोन तो प्लेस्ड है यहाँ बीच में, कौन कौन सी बोन प्लेस्ड है, टिबिया प्लेस्ड है और फिब्यूला प्लेस है। आपने क्या करा, उन बोन्स में हीट कर दिया, उन बोन को हीट करने लग गए कंटिन्यूसली। जैसे ही बोन को हीट करोगे, आपको पता है बोन्स के अंदर सेल्स होते हैं ऑस्टियो, ऑस्टियो ब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं जो फॉर्मेशन करते हैं बोन का, जो कंटिन्यूअसली फॉर्मेशन करते हैं। आपने क्या करा, उन सेल्स को कर दिया डैमेज, और उनको डैमेज करके उनका अल्टरेशन करा दिया, जिससे पेशेंट को हो गया बोन कैंसर। चलो ठीक है, बोन कैंसर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, ठीक है, नहीं हुआ बोन कैंसर, नहीं हुआ, चलो इतना नहीं। आप तो पढ़ के आए हो कि हर बोन को ब्लड सप्लाई रहती है, रहती है ना ब्लड सप्लाई। आपने क्या करा, पर्टिकुलर इतनी हीट दे दी कि जो छोटी सी आर्टरी रहती है जो पर्टिकुलर बोन को सप्लाई करती है, आपने उसको क्या कर दिया, इतना ज्यादा आपने उसको हीट कर दिया कि उसकी वेसल्स हो गई रप्चर, यानी यहां पर बन गया क्लॉट। और क्लॉट ये सिंपल, चलो क्लॉट भी नहीं बना, इतना ज्यादा हीटअप कर दिया कि यहाँ पर वेसल्स हो गई, क्या वेसल्स तो एक्सपेंड करेंगी ना, किसी चीज को गर्म करते वो तो फैलेगी, एक्सपेंड कर दी, यहाँ हैवी ब्लड आने लग गया, ब्लड आने की वजह से वो यहाँ जम गया, अब आगे ब्लड तो नहीं आ पाएगा। उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आया, पेशेंट को 1 महीने बाद समझ आएगा कि अंदर की बोन तो सड़ने लग गई, अंदर बोन में नेक्रोसिस हो गई स्टार्ट, बोन नेक्रोटिक होने लगी, बोन तो अंदर से लग, क्यों, क्योंकि उसको सप्लाई नहीं मिल रही ब्लड की, और वो सप्लाई बंद करने के जिम्मेदार कौन थे एक टाइम पे, हम। अपना एक पेशेंट 1 महीने बाद ना पेशेंट को याद है ना 1 महीने बाद आपको याद है। दूसरी चीज, तीसरी चीज और बताता हूँ, बहुत प्यारी चीज बताता हूँ, ये मैं बताता हूँ, मैंने बोला ना 5 दूंगा, ये सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तीसरी चीज है मेटल इम्प्लांट केस। अब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं कि एसडब्ल्यूडी मेटल वालों में कभी नहीं देते, हम समझ रहे हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर मेटल इम्प्लांट अगर उसके हाथ में हुआ है तो हम थाइस में क्यों नहीं दे सकते, बिल्कुल दे सकते हैं सर, दो, बिल्कुल अच्छी बात है, दो। अब हम एक चीज भूल जाते हैं, क्या, कि इसके डीप होने की वजह से ये ब्लड को बहुत ज्यादा गर्म कर देता है, इसीलिए कभी भी एसडब्ल्यूडी वाले पेशेंट को हम जब भी उसको ट्रीट करते हैं ना, तो उसको पहले बोलते हैं कि आराम से 10 मिनट बैठ लो, क्योंकि एसडब्ल्यूडी लगाने के बाद मैक्सिमम लोगों को आप देखना उनको हल्के से चक्कर आने लग जाते हैं, ड्यू टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, ब्लड पूरा गर्म होने लग जाता है उस पर्टिकुलर एरिया का। तो इसलिए हम पेशेंट को बोलते हैं कि आराम से पहले आप रिलैक्स कर लो, फिर रिलैक्स होके जाना, एकदम जल्दी मत उठो, एकदम सडन उठने को भी मना करते, एकदम उठता उसको पेशेंट को चक्कर आके गिर पड़ता है। तो आपने क्या करा कि पर्टिकुलर थाइस पे था, और उसको अब जो यहां से जो ब्लड गर्म हुआ, जो हीटिंग ब्लड था, वो पर्टिकुलर उस मेटल वाली जगह पे पहुंचा, और कंटिन्यूसली उस मेटल पे ट्रेवल करके उस मेटल को भी वो वहां पर कर रहा है गर्म। या सपोज पेशेंट को लगाए पेसमेकर, आपने एसडब्ल्यूडी तो यहां तो दे दिया थाइस में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो इतना डीप गया कि उसने गर्म करने की वजह से जो ब्लड प्रेशर यहाँ इंक्रीज हुआ, तो वो पर्टिकुलर एक जगह पे तो होगा नहीं, भले ब्लड प्रेशर यहाँ ब्लड गर्म हुआ, लेकिन
प्रेशर तो इंक्रीज हर जगह होगा ना। ब्लड अगर यहाँ पर तेजी से भागेगा तो वो आगे वाले ब्लड को भी तो धक्का लगाएगा। सपोज पेशेंट को पेसमेकर लगा हुआ था या थोड़ी दूर मेटल इम्प्लांट था, वहां भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। चलो मेटल छोड़ो, पेशेंट को कहीं दूर जगह पे कैंसर था, पेशेंट को कैंसर था, समझो फीमेल थी, उसने आई, उसने बोला कि मेरे को, उसको पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर था बिनाइन कंडीशन में, और 90% फीमेल को पता ही नहीं होता है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है बिनाइन कंडीशन में। 90%। क्यों? क्योंकि वो कभी चेक ही नहीं करते, वो खुद एग्जामिन नहीं करते, छोटा सा भी सिस्ट बन जाता है, कुछ नहीं। और ये आप समझना, मोर देन 50% फीमेल्स में ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। सिस्ट तो नॉर्मली बहुत से लोगों में मिल जाएगी अगर वो प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे, लेकिन करते नहीं है। वो जब पता चलती है जब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। अब आपने क्या करा कि उसने बोला कि आप उसको बैक में पेन था शोल्डर के आसपास, आपने वहां दी, वहां के सेल एक्टिवेट करे, ब्लड फ्लो करा, तो उससे क्या हुआ, हीटिंग की वजह से जो ब्रेस्ट वहां के सेल थे वो एक्टिवेट हो गए। जो पहले सिर्फ एक जगह पे बैठे थे वो अब ट्रेवल कर गए, ट्रेवल करके क्या कैंसर बन गए मेलिग्नेंट, और आपने उस कैंसर को क्या एसिलेट किया। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं जो एक सिंपल एसडब्ल्यूडी आपकी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसका एडवांटेज बहुत अच्छा है कि ये डीप जा रही है, और यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये डीप जा रही है। तो सोचो, अच्छे से समझो। वैसे आप जाओगे ना, मुझे नहीं पता, वैसे तो हर जगह डिपार्टमेंट में कहीं जाते हैं एसडब्ल्यूडी लगा दो, एसडब्ल्यूडी लगा दो, सोच समझ के लगाओ, ठीक है। तो डायथर्मी में तीन टाइप, पहला हो गया शॉर्ट वेव डायथर्मी, जिसको हम पूरा डीप पढ़ेंगे। फिर एक हम पढ़ेंगे माइक्रोवेव डायथर्मी। माइक्रोवेव डायथर्मी है वो बिल्कुल सेम टू सेम शॉर्ट वेव डायथर्मी की तरह होती है। शॉर्ट वेव डायथर्मी, बस इसमें एक चीज का चेंज होता है वो मैं बताऊंगा। और अभी ये नई बुक है, इसमें अब आ गई है लॉन्ग वेव डायथर्मी। बाकी जो आप पुरानी बुक देखेंगे वहां लॉन्ग वेव डायथर्मी नहीं है, वहां पर पल्स्ड शॉर्ट वेव डायथर्मी नाम दिया है। लॉन्ग वेव डायथर्मी अलग है, वो मैं मान रहा हूँ, लॉन्ग वेव डायथर्मी अलग है। उसमें जो जैसे शॉर्ट वेव रहती है ना, ये लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग वेव डायथर्मी रहती है। लेकिन हमें जो मेन आप पुरानी बुक पढ़ोगे उसमें रहेगा पल्स्ड शॉर्ट वेव। वो लॉन्ग वेव डायथर्मी नहीं होती, वो एक टाइप और होता है पल्स्ड शॉर्ट वेव। उसमें कुछ नहीं होता, ये शॉर्ट वेव डायथर्मी कंटिन्यूअस मोड में हीटिंग देती है। पल्स्ड वाले में क्या होता है, हीट दी, फिर कुछ टाइम का रिलैक्सेशन हो जाता है, फिर हीटिंग स्टार्ट हो गई, फिर रिलैक्सेशन हो गया तो वो गई पल्स्ड। शॉर्ट वेव को हम पढ़ेंगे। अब माइक्रोवेव, अब देखो फर्स्ट ईयर में आप इसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन पढ़ चुके हो, सेकेंड ईयर में वो नहीं है, तो वर्किंग कंस्ट्रक्शन हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आपको इतना तो पता है ना कि शॉर्ट वेव डायथर्मी में जो आपको पता है, आपसे कोई पूछे कि एसडब्ल्यूडी कैसे वर्क करती है, तो अगर मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा तो मैं सिंपल सी एक लाइन तो बोल दूंगा कि हाँ, कंटिन्यूअसली चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर दैट रिजल्ट टू प्रोड्यूस हीट। जस्ट अ सेकंड। हेलो। जा रहे हम। हाँ, नहीं नहीं, क्लास ले रहा है, जा रहा है, क्लास ले रहा है, क्लास क्लास ले रहा है, क्लास। हाँ हाँ। हम्म। हम क्या पढ़ते हैं, वो प्रॉपर एक चीज तो मालूम ही है कि जो शॉर्ट वेव डायथर्मी है उसमें क्या है पर्टिकुलर, क्या बनते हैं, सर्किट कितने बनते हैं शॉर्ट वेव डायथर्मी में, दो सर्किट बनते हैं। एक सर्किट बनता है मशीन के अंदर और एक सर्किट बनता है पेशेंट के अंदर। हम जानते हैं ना, अगर ये चीज तो हमें पता है, हमने उसकी पूरी वर्किंग में पढ़ी है। अगर सपोज, अगर आपने जो उसके पैड होते हैं, जो उसके इलेक्ट्रोड होते हैं, वो अगर आपने पेशेंट के स्किन के ऊपर नहीं लगाए और आपने मशीन ऑन कर दी, तो ये कभी भी गर्म नहीं होंगे पैड। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं होता। जब ये पैड आप पेशेंट की स्किन पे लगा देते हो, जैसे एक पैड से सर्किट आया, सर्किट फिर इस पेशेंट की स्किन पे लगा, फिर देन स्टेबल टू सेकेंड पैड, और ये फिर ये मशीन में लगता है, तब ये सर्किट कंप्लीट होता है, तब ये दोनों पैड गर्म होते हैं। अगर आप पेशेंट की स्किन पर नहीं लगाओगे, पैड गर्म नहीं होंगे। यानी सिंपल शॉर्ट वेव डायथर्मी में हमने स्टार्टिंग में इसकी वर्किंग में पढ़ा था कि इसमें दो सर्किट होते हैं, एक सर्किट मशीन के अंदर डेवलप होता है और एक सर्किट पेशेंट के अंदर होता है। बल्कि माइक्रोवेव डायथर्मी में सिंपल बस यही अंतर है। लोग से आप पूछना नहीं बता पाते कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट वेव एंड माइक्रोवेव, सेम टू सेम है, बस एक ही अंतर है कि माइक्रोवेव में जो दूसरा सर्किट पेशेंट के अंदर बनता था वो भी मशीन के अंदर ही बनता है, पेशेंट के अंदर कोई सर्किट नहीं बनता।
कोई भी उसको पेशेंट से कोई मतलब नहीं है। उसमें जो सर्किट बनना है वो पेशेंट के अंदर नहीं बनना, वो मशीन के अंदर ही बनना है। उसको बोल देते हैं बस माइक्रोवेव डायथर्मी। बाकी वो सिंपल शॉर्ट वेव डायथर्मी की तरह पूरा सब कुछ रहता है। अगर एग्जाम में आपको माइक्रोवेव डायथर्मी आ जाए तो स्टार्टिंग में पहले पूरी तरीके से बस एक्सप्लेन कर दो कि जो सर्किट होता है ये पूरा एक पेज में अच्छे से समझा दो, बस फिर उसके बाद पूरी शॉर्ट वेव डायथर्मी लिख दो। सेम टू सेम वही होती है, कुछ भी और अलग अंतर नहीं होता। ये पूरी वही बात लिखी जो मैं स्टार्टिंग से इतनी देर से समझाते आ रहा था कि 10⁻10⁷ हर्ट्ज पे होती है, और जो कॉमनली यूज करने वाला है ये सब भी मैंने आपको बता दिए। प्रिंसिपल मैंने आपको बताया कि सिंपल क्या देखो, इसमें ये लिखा है कि मैकेनिकली पॉसिबल डायरेक्ट नहीं है कि आप हाई फ्रीक्वेंसी करंट जनरेट कर लो, तो फिर कैसे करते हैं, वही जो हमने इसकी वर्किंग में पढ़ा था कि कंटिन्यूअसली चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ क्या कंडेंसर थ्रू, किसके थ्रू, रेजिस्टेंस के थ्रू। आपने एक कंडेंसर को चार्ज करा, फिर चार्ज करने के बाद जो फिर आप क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस के थ्रू स्किन पे लगा देते हो, फिर वो स्किन के थ्रू स्किन के अंदर डिस्चार्ज होता है दूसरा सर्किट बनकर, और वो फ्रिक्वेंसी जनरेट करके आपको हीटिंग प्रोवाइड कराता है। बस यही इसकी मैकेनिज्म थी। प्रिंसिपल क्या था, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोड्यूस हाई फ्रिक्वेंसी करंट बाय सम मैकेनिकल डिवाइस, ठीक है, which produce sufficient rapid movement। तो फिर कैसे करते हैं, this type of current can only be produced by discharging a condenser। आप कंडेंसर का मतलब तो समझते हैं ना। कंडेंसर क्या होता है, अपने अंदर क्या इलेक्ट्रिक करंट स्टोर कर लेता है। आप उसको थोड़ा सा करंट देते हो, वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है, फिर जब आपको जरूरत है तो आप उस करंट को निकाल लो। तो आप उसी करंट को क्या स्टोर कर देते हो कम वोल्टेज देके, और आप जब स्टेप अप लगाते हो तो हैवी हो जाता है, हैवी होके फिर हम उसको यूज में ले लेते हैं। और ये पूरी मैकेनिज्म आपको पता है, ट्रायोड वॉल्व वगैरह ये सब। अगर वर्किंग और कंस्ट्रक्शंस फर्स्ट ईयर का याद है, वेल इन गुड, नहीं है तो फिर बताना, तो फिर मैं कल पढ़ा दूंगा। वैसे तो मैं ये सोच रहा था कि फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा, अगर फिर भी प्रॉब्लम है कि उसको फर्स्ट ईयर में नहीं, देखो एग्जाम में तो नहीं आती, लेकिन अगर उसको फिर भी समझनी है तो मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये वाली मैंने चीज बताई थी, कंस्ट्रक्शन में दो चीजें थी, एक मशीन सर्किट और एक पेशेंट सर्किट। यही सबसे बड़ा डिफरेंस होता है शॉर्ट वेव और माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव में क्या होता है, जो ये दूसरा सर्किट ये टिश्यू में बनता है ना यहाँ, जिसको हम पेशेंट में लगाते हैं, दूसरा सर्किट यहाँ कंप्लीट होता है। तो ये जो दूसरा सर्किट है ना, वो माइक्रोवेव में दूसरा सर्किट भी मशीन के अंदर ही बनता है, पेशेंट के अंदर नहीं बनता। बस सिंपल सा अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है। ये आपको पता ही है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्म होता है। स्टेप डाउन का काम क्या होता है कि जो आप करंट दे रहे हो उसका सिर्फ 20% यहाँ जाएगा, और स्टेप अप क्या है कि आपने जो करंट दिया उसको स्टेप अप इंक्रीज करना। वो फाइनली किससे अटैच होता है, ट्रायोड वाल्व से। ट्रायोड वाल्व इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये होता है एनोड नेगेटिव, और ये होता है पॉजिटिव, और बीच में होती है ग्रिड वाल्व। इसको ट्रायोड बोलते हैं कि उसमें तीन चीजें आती हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। ये अगर देखो, ये पूरी की पूरी वर्किंग है, कंस्ट्रक्शन है, नहीं ये फर्स्ट ईयर में थी, आती है ठीक है, नहीं आती है कल बता देना, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सिंपल सा मेथड्स ऑफ हमारे यहाँ से काम आता है कि सेकंड ईयर में यहाँ से पूछते हैं, ये फर्स्ट ईयर में नहीं पूछते। फर्स्ट ईयर में सिर्फ आपसे वर्किंग और कंस्ट्रक्शन पूछते हैं, सेकंड ईयर में पूछते हैं ये सब। इसका मेथड्स ऑफ एप्लीकेशन क्या है, तो उसको ना देखो सिंपल समझो, दो मेथड में आप इसको यूज कर सकते हो। दो हमने यूज करा है क्या, एक तो आप इसको कैपेसिटर मेथड में दे सकते हो, जो आपने मोस्ट कॉमनली देखे होंगे, पैड्स होते हैं, पैड इलेक्ट्रोड होता है। और एक होता है इंडक्टर मेथड, ये होता है कैपेसिटर मेथड, कैपेसिटर बोल लो या कंडेंसर एक ही चीज है। और एक होता है इंडक्टर मेथड। इंडक्टर मेथड यूज नहीं करा जाता कहीं भी नहीं, पूरी की पूरी जगमोहन में सिर्फ यही एक चार लाइन है जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड यूज करा गया है। बाकी जो भी मॉडलिटीज है वो सब इलेक्ट्रिक करंट पे वर्क करती हैं। यही चार लाइन जो आपको मिलेगी जहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड यूज करा गया है पूरी बुक में, और वो भी आज के टाइम पे मिलती नहीं है। पहले केबल मेथड यूज करते थे। इसको इंडक्टर क्यों बोल रहे हैं आपको पता है, वो इंसुलेटर होती थी। एक केबल लेते थे जो जो कैसे रहती, इंसुलेटर, जिसपे प्लास्टिक की वायरिंग होती थी। और जैसे पर्टिकुलर ये आपका हाथ है, फोर आर्म है सपोज, तो हम क्या करते थे, इस केबल को पूरी तरीके से एकदम चिपका के जिस उस पर्टिकुलर एरिया पर पूरी तरीके से क्या कर देते थे, पैक कर देते थे उससे। अब क्या होगा, इस केबल में आप जैसे ही करंट पास करोगे, आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट अगर आप किसी भी कॉइल के अंदर भेजते हो तो क्या जनरेट होता है, मैग्नेटिक फील्ड, एडी करंट। एडी करंट दैट्स कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड।
मैग्नेटिक एडी करंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट। अगर आप किसी भी कॉइल में इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करोगे तो वो अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बन के क्या बना देता है, एडी करंट। एडी करंट, तो ये सबसे अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है इसमें। जब आप इसको पहले लगाते थे इसमें, मालूम आपको, बहुत प्यारा रिस्पॉन्स, इसमें आपको डबल रिस्पॉन्स मिलता था। क्या मिलता था कि इस केबल के जो साइड कॉर्नर्स रहते थे उसमें तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती थी, लेकिन जो सेंटर्ड रहता था उसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलती थी। और मैग्नेटिक फील्ड की सबसे अच्छी बात क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड कभी आपको इरिटेट नहीं करती। मैग्नेटिक फील्ड कभी आपको इरिटेशन प्रोवाइड नहीं करती। आपको पता भी नहीं चलता कि आपको मैग्नेटिक थेरेपी अगर आपको दे रहे हैं तो आपको फील भी नहीं होगा, कोई इरिटेशन नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रिक करंट का इरिटेशन होता है। तो इसमें सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड मिलती थी और एंड में मिलती थी इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो क्या है, इनके लेवल पर इरिटेशन करती थी। जो सेंटर्ड का एरिया था तो मैग्नेटिक फील्ड काफी डीप जाती थी और काफी अच्छा था। लेकिन इसको इसलिए अब इसको यूज में नहीं लेके आते कि एक केबल को एक हाथ पे लपेटते रहो, 1 घंटा उसको लपेटने में ही हो जाता है, और फिर कहीं उसको आपने ज्यादा टाइट लपेट दिया तो पता चला उसका आपने ब्लड ही रोक दिया। तो इस वजह से ये इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इस वजह से ये अब सारी चीजें ये अब ये यूज में नहीं आती। ये देखो जो मैंने आपको बताया वो ये लिखा है कि द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू द पेशेंट टिश्यू अकर्स बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये पहली बार लाइन आई है, और जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है ये यूज करी गई है केबल मेथड के लिए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो सिर्फ यूज करते हैं कंडेंसर और कैपेसिटर फील्ड मेथड में, लेकिन केबल मेथड में मिलती है आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। केबल मेथड क्यों बोलते हैं, समझ आ गया आपको। इसको केबल मेथड को इंडक्टर मेथड भी बोलते हैं। इंडक्टर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एज अ इंसुलेटर रहता है, उस पर क्या प्लास्टिक की वायर चढ़ी होती है तो उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है, आपको तो ना कोई करंट लग रहा है, तो इसको इसलिए इसको इंडक्टर मेथड भी बोलते हैं। तो 2 मेथड हमें समझ आ गया, पहला कंडेंसर या कैपेसिटर मेथड। कोई सर इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टैटिक मींस होता है स्टॉप, और इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक करंट, बस। वहां पर स्टैटिक मींस तो स्टॉप। जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसा है, रेस्टिंग स्टेट में, रुका हुआ है। पढ़ते ना हम इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोडायनेमिक, हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोडायनेमिक, स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, इलेक्ट्रो करंट। तो जो इसमें ये कह रहे हैं कि जो कंडेंसर बना हुआ था, जो कंडेंसर यानी जो अपन पैड लेते हैं उसमें पर्टिकुलर करंट क्या है, कंटिन्यूअसली बहता नहीं है। जैसे अगर ये कैपेसिटर है तो इसके अंदर करंट, इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर स्टैटिक कंडीशन में रुका हुआ रहता है और वो आपको कंटिन्यूअसली हीटिंग देता रहता है, बस। इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसा नहीं है कि वो ट्रेवल कर रही है, नहीं, वो कंटिन्यूअसली यहाँ जनरेट हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। नाम में ही होता है, इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक और स्टैटिक मींस रुका हुआ। ठीक है, तो कंडेंसर और कैपेसिटर फील्ड मेथड, दूसरा केबल मेथड। अब कोई भी चीज है, अब इसको मेन हमें पढ़ना है वो है हमारा कंडेंसर और कैपेसिटर फील्ड मेथड। केबल मेथड है इसमें आगे है, आगे उसको भी समझेंगे। तो पहले तो हम यही पढ़ेंगे कि कैपेसिटर, आपने ये बिल्कुल जब भी एसडब्ल्यूडी देख रही होगी तो आपने देखा होगा कि दो इसके साथ क्या रहते हैं, दो इसके साथ पैड्स जुड़े हुए होते हैं। किस तरीके से होते हैं, हम उसको क्या इलेक्ट्रोड ही बोलते हैं। ये तो अपर रहते हैं, जो स्किन से ऊपर रहते हैं, इसको बोलते हैं डिस्क इलेक्ट्रोड। ये स्किन से टच नहीं करते। ये वाले पर्टिकुलर क्यों यूज करे जाते हैं, एक तो ये रहे, ये वाले पैड्स होते हैं इस तरीके से, इनके अंदर हीट जनरेट होती है, ठीक है, इनके अंदर हीट जनरेट होती है, इस तरीके से आपके यूज में आते हैं ये पैड। और एक इलेक्ट्रोड ये भी होते हैं जो आपने ये देखो मशीन के ऊपर रखे हुए हैं, ये लगे हुए आपने देखे होंगे, ये ऊपर लगे हुए होते हैं, और इनमें 2 वायर निकल के अलग से पैड इलेक्ट्रोड होते हैं। पैड इलेक्ट्रोड अभी मैंने आपको दिखाया, वो पैड की तरह होते हैं। फिर ये डिस्क इलेक्ट्रोड क्या है,
डिस्क इलेक्ट्रोड वहां यूज करे जाते हैं जहां पता है कि पर्टिकुलर एक ऐसा एरिया है जो प्लेन नहीं है, सरफेस एरिया नहीं है, अनइवन है। जैसे आपका आप नी समझ लो, या अपर पोर्शन ऑफ आगे का थाई, जैसे टिबिया वो ने, वहां पर आपको पता है आपको चेन ऑफ टिबिया उठी रहती है, तो पैड का प्लेसमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता, तो फिर इसको फिर इन डिस्क इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं। ये स्किन से थोड़े से उठे रहते हैं और प्रॉपर उस एरिया को भी कवर कर पाते हैं जहां पर पैड प्रॉपर तरीके से प्लेस ना हो पाए। जहां पर पैड प्लेस हो सकते हैं वहां पर कभी भी डिस्क इलेक्ट्रोड यूज नहीं करते, क्योंकि इसमें प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाता। जितना आपका डिस्क, जितना अच्छे से आपका पैड कवर करता है एक एरिया का, वो तो उसने प्रॉपर तरीके से डिस्क थोड़ा ना कर पाती है, वो तो पर्टिकुलर। लेकिन क्या करें, जब पैड नहीं लग पाएगा तो फिर हम डिस्क इलेक्ट्रोड का यूज कर लेते हैं। लेकिन हमें मालूम है कि किसी का बैक ऑफ थाई है, ये रहा सबसे, यही डिपार्टमेंट में है, किसी का बैक ऑफ थाई है या कुछ भी है। अब बैक ऑफ, मैं बोलूँ बैक ऑफ थाई, लो बैक है, शोल्डर के पीछे वाला जितना भी एरिया है वो सब आपका इवन सरफेस में रहता है, तो वहां आप यही यूज करते हैं। पैड इलेक्ट्रोड हमने सिंपल से लगा देते हैं और उनको यूज कर लेते हैं। अब इसी में अब आपसे यही इसमें आगे सिंपल सिंपल पूछा है कि शॉर्ट वेव टाइप थर्मी, अगर आप कंडेंसर फील्ड मेथड ये में पढ़ना है, ठीक है, मेन, और यही आपको डीप में लिख के आना है। तो वो जो कंडेंस जो फील्ड मेथड है, यानी कंडेंसर फील्ड मेथड का सिंपल समझ लो पैड इलेक्ट्रोड, सिंपल पैड इलेक्ट्रोड की बात हो रही है। अब पैड इलेक्ट्रोड आपको समझना है कि जो पैड के इलेक्ट्रोड है ना, उनका साइज क्या होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, उन दोनों जो दोनों दो इलेक्ट्रोड आप प्लेस कर रहे हो, उन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि आपने ये तो अभी पढ़ा, ठीक है। पहली चीज तो साइज क्या होनी चाहिए, अच्छी बात है। दूसरी चीज ये दो होते हैं, तो अगर हम जैसे हमने किसी के बैक पर रख रहे हैं, जैसे सपोज ये उसकी पेशेंट की बैक है, अब मैं इस पे दोनों इलेक्ट्रोड रख रहा हूं, अगर ये मैंने दोनों रखे तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, क्या ये एक दूसरे से चिपका के रखें, कितनी दूर रखें, इसका क्या आइडियल होना चाहिए वो हम आगे पढ़ेंगे। एक आइडियल लेंथ होती है, उतने पे हमें रखना चाहिए। बाकी आजकल तो जब आप रखोगे तो कोई कुछ नहीं, जैसे ही बस ऐसे उठा के रख देते हैं, लेकिन फिर भी एक मिनिमम लेंथ होती है। क्या मिनिमम लेंथ होती है कि एटलीस्ट जो आपका ये पैड है, सपोज इसकी जो लेंथ है कितनी है, 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में मिनिमम 2.5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, मिनिमम 2.5। थोड़ा ज्यादा चल जाएगा लेकिन 2.5 से कम नहीं होना चाहिए, वरना एक ये पैड एक दूसरे को इंटरफेरेंस करते हैं, इंटरफेयर करते हैं एक दूसरे के बीच में, रिजल्ट अच्छा नहीं आता, इंटरफेयर होते हैं। तो क्या ये बिल्कुल सिंपल सिंपल बिल्कुल मैथ है कि अगर एक पैड की जितनी भी लेंथ है, बस उसकी मिनिमम मिनिमम कितनी होनी चाहिए, इसकी आधी। अगर ये 5 का है या 6 का है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो मिनिमम 3 होना चाहिए, 3 से कम नहीं चलेगा। ज्यादा चल जाएगा थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं है 3.5 चल जाएगा, लेकिन 2.5 नहीं चलेगा। अगर 2.5 करोगे तो फिर वो इंटरफेरेंस करेगा, गड़बड़ होगी और आपको समझ नहीं आएगी। वो समझ अंदर और ना पेशेंट को आएगी, लेकिन वो पेशेंट के अंदर जो खराब हो रही है वो पेशेंट को पता है कि उसके अंदर क्या गड़बड़ हो रहा है। फिर होता है द टिश्यू बिटवीन द इलेक्ट्रोड। ये अलग अलग बेस पे होते हैं कि पर्टिकुलर टिश्यू बिटवीन द इलेक्ट्रोड का मतलब है कि कौन सा एरिया इलेक्ट्रोड के अंदर आप कवर कर रहे हो। जैसे कोई लार्ज एरिया, मतलब आपको इलेक्ट्रोड को कैसे प्लेस करना है, 4 टाइप से होता है, अलग अलग पढ़ेंगे। कोप्लेनर होता है, कॉन्ट्रा प्लेनर होता है, मोनोप्लेनर होता है, और एक और होता है क्रिस क्रॉस वाला होता है, क्रिस क्रॉस होता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्री फायर बोलते हैं, क्रॉस फायर, हाँ क्रॉस फायर। ये 4 तरीके से होते हैं, 4 तरीके से कैसे हैं, देखो यही मैं बताते चल रहा हूँ, आगे सिर्फ राइटिंग में लिखा है, वहां मैं नहीं पढ़ूंगा साइज ऑफ इलेक्ट्रोड मैंने अभी नहीं बताया, वो बता दूंगा। डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड मैंने समझा दिया। अब टिश्यू बिटवीन द इलेक्ट्रोड ये 4 तरीके से रखे जाते हैं। पहला होता है कोप्लेनर। कोप्लेनर का मतलब होता है कि एक ही प्लेन में दोनों इलेक्ट्रोड रखते हैं, यानी इस तरीके से। सपोज ये आपकी बैक है, ये आपकी बैक थी और मैंने दोनों इलेक्ट्रोड इस तरीके से रख दिए, ये दोनों पैड एक दूसरे के ऐसे बगल बगल में रख दिए। जैसे मुझे लार्ज एरिया, ओवल लार्ज एरिया कवर करना है, तो मैं क्या करूंगा, स्कैपुला के दोनों ऊपर रख दिए, किधर किधर। एक होता है क्या, कोप्लेनर के बाद होता है कॉन्ट्रा प्लेनर। कॉन्ट्रा प्लेनर क्या, कि जैसे जैसे मैंने स्कैपुला का रीजन चुना, मुझे एक शोल्डर में पेन है, तो मैं एक रख दूंगा स्कैपुला पे पीछे की साइड, पोस्टीरियर शोल्डर में एक रख दूंगा आगे की साइड एंटीरियरली। सिंपल, आप जैसे देखो मैं बताऊं आपको किस तरीके से बोल रहा हूं। जैसे सपोज, एक सेकंड यार, यहीं तक समझाऊंगा फिर आगे क्लास।
अब ये यहां पर मैं क्या करूं, एक यहां रख दूं, एक यहां रख दूं, है ना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कोप्लेनर। एक ही जगह यहां रख दूं और यहां रख दूं तो ये कोप्लेनर हो गए, है ना। कॉन्ट्रा प्लेनर कैसे बोलूंगा, अगर सपोज कोई ऐसे सामने से नहीं है क्या, इस तरीके से समझ लो कि ये एक मैंने यहां रखा और एक मैंने इसी के जस्ट आगे, इसी के अपोजिट डायरेक्शन में आगे रख दिया, तो उसने क्या पर्टिकुलर ये एरिया कवर कर लिया। एक ने पीछे से कर लिया, एक ने आगे से कर लिया। अगर किसी को पीछे ही पीछे पेन हो रहा है सिर्फ बैक में, तो मैं उसको कोप्लेनर रख दूंगा, एक यहाँ रख के यहाँ रख के पूरा एरिया कवर। उसने बोला कि नहीं नहीं, सिर्फ मुझे इसी रीजन में पेन हो रहा है और इधर आगे पीछे, तो मैं एक यहाँ रख दूंगा, एक उसके अपोजिट डायरेक्शन में जस्ट सेम आगे उधर रख दूंगा। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा प्लेनर। फिर होता है मोनोप्लेनर। मोनोप्लेनर माना सिंगल इलेक्ट्रोड इसमें यूज करते हैं। कोई छोटा सा एरिया है पर्टिकुलर, उसने बोला कि नहीं नहीं मुझे सिर्फ शोल्डर में एक ही जगह पे पेन हो रहा है, वो भी बैक में, तो मैं क्यों दूसरा यूज करूंगा, तो उसमें यूज करते हैं मोनोप्लेनर, एक को रख देते हैं। फिर एक होता है क्रॉस फायर। क्रॉस फायर यूज करा जाता है जनरली नी में। नी में कैसे यूज करते हैं, इस तरीके से। नी में जैसे सपोज मैं आपको नी में बताऊं, क्रॉस फायर इस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो कि नी में पहले क्या, पहले का आगे रख दो, एंटीरियर पोस्टीरियर रख दो कुछ देर के लिए। एंटीरियर पोस्टीरियर रख दिया, जैसे मुझे अगर 10 मिनट का ट्रीटमेंट करना है तो पहले मैं 5 मिनट एंटीरियर पोस्टीरियर रख दूंगा, एक पैड पीछे लगा दूंगा, एक आगे लगा दूंगा। फिर 5 मिनट बाद में हटा के उसको फिर कैसे लगा दूंगा, एक मीडियली लगा दूंगा, फिर एक लेटरली लगा दूंगा। यानी 10 मिनट के ट्रीटमेंट में मैं क्रॉस करा, मैंने क्रॉस फायर करा, यानी पहले 5 मिनट एंटीरियर पोस्टीरियर दे दिया क्योंकि पैड तो दो ही है, फिर अगले 5 मिनट मैंने मीडियल और लेटरल दे दिया। यानी मैंने पूरे 10 मिनट में ऐसे नहीं कि इसको हटा के दोबारा स्टार्ट करा, लगा के मैंने 5-5 मिनट का उस तरीके से पूरा ट्रीटमेंट उसको दे दिया। इसको बोलते हैं क्रॉस फायर। क्लियर हो गया। कोप्लेनर एक ही प्लेन में, कॉन्ट्रा प्लेनर अब अपोज एंटीरियर पोस्टीरियर होता है, मोनोप्लेनर एक यूज करना है, और क्रॉस फायर यानी पहले एंटीरियर पोस्टीरियर फिर मीडियो लेटरल, यानी इसमें पर्टिकुलर एक जॉइंट यूज कर लेते हैं। और ये मोस्ट कॉमन नी में ही होता है। 90% ऑफ कॉन्ट्रा प्लेनर नी में ही लगाते हो और जनरली, और ऐसा कहीं नहीं होता कि जहां आप कॉन्ट्रा प्लेनर यूज करते हो। हाँ एक बार, बाकी शोल्डर जॉइंट में भी इतना प्रॉपर यूज नहीं कर पाते, कहीं भी यूज नहीं कर पाते जनरली। मैंने तो अभी तक नी में ही देखा है कॉन्ट्रा प्लेनर, तो नी में यूज कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे हो गए सारे, ये आप पूरा पढ़ के आएंगे, फिर इसके आगे हम कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब कल के लिए हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा कैपेसिटर फील्ड मेथड। पूरा इसमें किस तरीके से होता है मैं आपको बता दूंगा। डिस्चार्ज कंडेंसर क्या होते हैं, 5-5 मिनट का, पूरा 12th क्लास का होता है। ये टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड बता दूंगा, ये भी 5 मिनट का है, किस तरीके से साइज वगैरह क्या है, किस तरीके से यूज करते हैं। फिर आपके बाद पोजिशनिंग ऑफ इलेक्ट्रोड, ये मैं आपको बता चुका हूँ। को प्लेनर, कॉन्ट्रा प्लेनर, मोनोप्लेनर, क्रॉस फायर, अभी ही बताइए। देखो बिल्कुल डायग्राम बने हुए हैं। पोजिशनिंग में देखो को प्लेनर एक ही प्लेन पे दोनों रख दिए, 1 2 दोनों रख दिए एक ही जगह पे। ये कॉन्ट्रा प्लेनर में अपोजिट यूज करते हैं। ये रहा मोनोप्लेनर, एक रख दिया। क्रॉस फायर में पहले ऐसे यूज कर ली, ऐसे यूज कर लिया, फिर ऐसे यूज कर लिया, ये हो गया क्रॉस फायर। फिर केवल और इंडक्टोथर्मी, इंडक्टर फील्ड मैंने बताया था आपको, जो मैंने बता चुका हूँ वही सब इसमें लिखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव, लेकिन इसको कल भी फिर पढ़ेंगे। फिर डिसएडवांटेज और केवल मेथड के डिसएडवांटेज क्या आते हैं बता चुका था मैं आपको, कि ब्लड वगैरह रुक जाता है और ये सब, वो इसमें लिखा है, लेकिन हम कल इसको पढ़ेंगे। फिर डोसेज वगैरह है, मतलब कल इतना नहीं है, मैक्सिमम कल खत्म, कल कोशिश रहेगी कल ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि आज मैक्सिमम टाइम उसको समझाने में चला गया। किसी को कोई कंफ्यूजन, अभी कोई डाउट? नो सर। चलो ठीक है, समझ आया? यस सर। यस सर, यस सर। मैं थर्ड ईयर भी, चलो ठीक है, फिर देखता हूँ। चलो गुड डे, थैंक यू सर। थैंक यू सर। यहाँ प्लीज लेट्स मीट ऑन फर्स्ट फॉर नेक्स्ट सेशन सर। ये मतलब 31st को कहीं क्या पार्टी बना रहे हो क्या? 4 बजे तो अपन क्लास लेते हैं। चलो मुझे जो भी है, मैं तो बिल्कुल ही फ्री हूँ, देख लेना आप लोग जो भी। अगर आप लोग मैक्सिमम जो बोल दोगे 31st अगर कल क्लास लेनी है, क्या करना है, जो भी अपना ग्रुप पर डाल देना, मेरे को याद रहे ना रहे। ठीक है, अगर नहीं रहेगा तो मैं तो क्लास ले लूंगा।